हेलो दोस्तों, आई एम चित्रांजना। आज हम एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 7 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम 1 से लेके 6 तक की चैप्टर कवर कर चुके हैं। और आज हम अपनी पॉलिटी यानी कि भारत की राजव्यवस्था जो बुक है और जो कि एम लक्ष्मीकांत जी की है, उसका चैप्टर 7 कवर कर रहे हैं। तो उसका टॉपिक का नाम है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चूँकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और हम इसको एक बार में ही कवर करेंगे। चाहते तो हम इसके 2 पार्ट्स बना सकते थे, लेकिन एक बार में ही कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। सो फ्रेंड्स, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। और इस संबंध में संविधान के जो निर्माता हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित हुए हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वदा उचित है। इसमें एक लंबी और विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। देखिए, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का मतलब है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति, और ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। देखिए, मूल अधिकारों को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो कि राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। और ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी है, जो कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक होगा। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। देखिए, हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषताओं की। तो मूल अधिकारों को संविधान में निम्न विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हों, चाहे वे विदेशी लोग हों और चाहे वह कानूनी व्यक्ति हों, जैसे परिषद या कंपनी। बात करते हैं दूसरे नंबर की। ये असीमित नहीं है लेकिन बाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित हैं या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। और इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। और यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। देखिए, कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ होते हैं, जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई। देखिए, जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो तो किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो वे संविधान उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार होता है। देखिए, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। देखिए, ये न्यायोचित हैं और ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि केवल उच्चतम न्यायालय के खिलाफ ही वह अपील को लेकर जाया जाए। देखिए, ये स्थायी नहीं है लेकिन संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक के द्वारा। ये सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। देखिए, मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तार रूप से बताया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान आर्टिकल 20 और 21 के प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर
इन्हें निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 19 में जो 6 मूल अधिकार हैं उनको तब तक स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इसे सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन अध्याय 16 में विस्तार रूप से वर्णित किया गया है। आर्टिकल 31A संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा। देखिए, इसके द्वारा इनके क्रियान्वयन की सीमाएं अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 31C कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति आदि। देखिए, सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। आर्टिकल 33 ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हों। फौजी कानून का मतलब है सैन्य शासन से, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। आर्टिकल 34 देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल से जो कि भिन्न है। अब इसमें ज़्यादातर अधिकतर अधिकार स्वयं प्रत्यावर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल के द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एक रूपता बनी रहे। आर्टिकल 35 देखिए, राज्य की परिभाषा। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है और इस तरह से आर्टिकल 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्न चीजें शामिल है। देखिए, कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकार जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। और इस तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। देखिए, इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। बात करते हैं मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ। आर्टिकल 13 में घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होगी। देखिए, दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा के योग्य है। देखिए, ये शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 को प्राप्त है, जो किसी भी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। आर्टिकल 13 की बात करते हैं कि विधि के द्वारा विधि शब्द को निम्नलिखित शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। स्थायी विधियाँ संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, अस्थायी विधियाँ राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ी प्रथा। न केवल विधान बल्कि उपयुक्त में से किसी को अदालत के मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है और अवैध घोषित किया जा सकता है। देखिए, ये तालिका बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि समता के अधिकार में 14 से 18 तक कौन कौन से शामिल होते हैं। ठीक है, जिनको उन्होंने तालिका में अच्छे तरीके से बताया है। बाकी हम डिटेल में इसको नीचे पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, सारे आर्टिकलों को उन्होंने ये तालिका में विभाजित किया है। देखिए, तो इस तरह आर्टिकल 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। ठीक है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में ये कहा है कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अब बात करते हैं समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। देखिए, ये शब्द अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है। आर्टिकल 14 में कहा गया है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां, किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। दूसरा, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, या कोई व्यक्ति
जो विधि के ऊपर नहीं है, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी। दूसरे संदर्भ में विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों, अधिरोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता। ठीक है, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम, बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ, जबकि दूसरा सकारात्मक, हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता है। बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि जहां समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है तो अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकार करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। अब बात करते हैं विधि के शासन की। ब्रिटिश न्यायवादी A.B. डाइसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है, और इस संबंध में उन्होंने 3 धारणाएं बताई हैं। इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के अलावा दंडित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसे कि व्यक्तियों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है, इसलिए इसे किसी भी तरह, यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। समता के अपवाद, विधि के समक्ष समता का नियम है जो कि पूर्ण नहीं है। इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के लिए किए गए किसी भी कार्य या लिए गए किसी भी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडित कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल या उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, यदि इस प्रकार कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 महीने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। देखिए, कोई व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो टेलीविज़न में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। आर्टिकल 361A ये बोलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें कहा गया है संसद में या उसकी किसी भी समिति में संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आर्टिकल 105 कहता है राज्य के विधानमंडल में या उसकी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य के द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आर्टिकल 194 कहता है। आर्टिकल 31C अनुच्छेद 14 का अपवाद है और इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा खा या उपधारा C मतलब गा का समावेश है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। देखिए, इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31C आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। देखिए, विदेशी संप्रभु, राजदूत, कूटनीति व्यक्ति दीवानी फौजदारी मुकदमे से मुक्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ और इनकी एजेंसियों को कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। कुछ आधारों पर विभेद या प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय किसी विरुद्ध
किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में ना रहना। केवल शब्द का अभिप्राय है, अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 किसी दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, प्रवेश, पूर्णता, भागता, राज्य निधि से पोषित, साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, दायित्वों, निर्बंधों और शर्तों के अधीन नहीं होगा। ये प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। ये प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन है। विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के 3 अपवाद हैं। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। एग्जाम्पल के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। एग्जाम्पल के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क से छूट शामिल है। बात करते हैं, राज्य को यह अधिकार है कि यह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्रदान प्राप्त, निजी एवं अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, अंतिम प्रावधान को संविधान के 93वें संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया और इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 निर्माण किया या पारित किया, और जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27 सीटें आरक्षित की गई और इनमें से IIT, IIM जैसे संस्थान भी शामिल हैं। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि इसमें से क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करें। अब बात करते हैं, व्हाट इज दिस क्रीमी लेयर। पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक आदि शामिल हैं इसमें। और वर्ग ग्रुप बी की सेवा के क्लास अधिकारी जो कि केंद्रीय एवं राज्य सेवाओं में हैं, और इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। और ये नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होते हैं। देखिए, सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना या वायुसेना या अर्धसेना सैनिक बलों में समान रैंक का अधिकारी है। देखिए, डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि डॉक्टर से इस प्रकार के पेशेवर हैं। देखिए, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लेंगे व्यक्ति। शहरी क्षेत्रों में जिन व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में लगे व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि का रखने वाले लोग हैं, तो जिन लोगों की सालाना 4-5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति 1993 में जबकि मलाईदार परत हदबंदी लागू की गई तो 1 लाख थी। बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 और 2008 में 4.5 लाख एवं 6 लाख रुपए 2013 में किया गया। देखिए, लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता की बात करते हैं तो देखिए, आर्टिकल 16 में राज्य के अधीन किसी भी पद का नियोजन एवं नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की क्षमता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के या निवास के स्थान पर जले आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। सो अब समझते हैं कि क्रीमी लेयर क्या होता है। तो देखिए, पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। वो कौन कौन से होते हैं?
जैसे संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, मेंबर्स होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेंबर्स होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक, महालेखक परीक्षक होते हैं। ये जो होते हैं तो ये नहीं आते, मतलब इनको नहीं मिलता लाभ अगर ये SC ST में है और ये पद धारण किए हुए हैं या इनके बच्चे हैं तो उनको भी नहीं मिलता लाभ। और जो वर्ग ए, ग्रुप बी की सेवा क्लास सेकंड अधिकारी जो केंद्रीय राज्य सेवाओं में, इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनी, विश्वविद्यालय आदि में पदस्थ हैं, समकक्ष अधिकारी हैं। यह नियम जो है वो निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। अब जो सेना में कर्नल हैं, उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी है, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल के समान रैंक का अधिकारी है, डॉक्टर है, अधिवक्ता है, इंजीनियर है, कलाकार है, लेखक है, सलाहकार है, सभी प्रकार के पेशेवर लोग हैं जो व्यापार, वाणिज्य, उद्योग में लगे हुए व्यक्ति हैं। और शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, जिनके पास एक निश्चित सीमा में अधिक कृषि भूमि है, रिक्त भूमि रखने वाले हैं, और जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है, या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। 1993 में जबकि मलाईदार परत यानी क्रीमी लेयर हदबंदी लागू की गई तो 1 लाख थी, और 2004 में इसे 2.5 कर दिया, 2008 में 4.5 कर दिया, और इस तरीके से 6 लाख 2013 में किया। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करते हैं। तो देखिए आर्टिकल वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए आर्टिकल 16 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो बात करते हैं हम ये कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण जो नियम हैं उनके 3 अपवाद हैं। कौन कौन से? देखिए जो संसद है वो किसी भी विशेष रोजगार के लिए और निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। जैसे कि सार्वजनिक जो रोजगार होते हैं जिसमें निवास की ज़रूरत हो, तो 1957 के कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अतिरिक्त किसी भी अन्य राज्य में ये व्यवस्था नहीं है। देखिए राज्य जो है वो नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, और विधि के तहत किसी भी संस्था या इसके अधिकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। बात करते हैं मंडल आयोग की और उसके परिणाम की। वर्ष 1979 में मोरारजी जो देसाई थे वो सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य BP मंडल की अध्यक्षता में किया। आर्टिकल 360 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 1980 में प्रस्तुत की 3743 जातियों की पहचान की, सामाजिक शैक्षणिक आधार पर जो कि पिछड़ी थी। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। संपूर्ण आरक्षण 50% हो गया। 10 वर्ष 1990 में BP सिंह सरकार के सरकारी सेवकों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिंह राव सरकार ने 2 परिवर्तन किए। 27% पिछड़े वर्ग के गरीबों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण, 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए, और विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए व्यवस्था की। प्रसिद्ध मंडल केस में अनुच्छेद 16(4) के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई और उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए, और पदोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्षों तक ही लागू रह सकता है। देखिए केवल कुछ
असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए। आगे ले जाने का नियम यानी कैरी फॉरवर्ड नियम जो रिक्त पदों यानी बैकलॉग के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा। अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोड़ यानी ओवर इंक्लूजन और न्यून जोड़ अंडर इंक्लूजन के परीक्षण के लिए एक स्थायी और गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय की उपयुक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए। अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया। 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे स्वीकार किया। संसद के एक अधिनियम 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। ये नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने व निकालने पर विचार करता है। पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संशोधन अधिनियम को 1995 में पास कराया। इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी और इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की। राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया। 2001 में 85वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी सेवकों हेतु आरक्षण नियम के तहत पदोन्नति के मामले में परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है और इसे पूर्वगामी जून 1955 से प्रभावी किया गया। बात करते हैं बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में। निर्णय को 81वें संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द किया गया। इसने अनुच्छेद 16 में एक और व्यवस्था को जोड़ा। इससे राज्य ने रिक्ति आरक्षित पदों को अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया और इस तरह के आरक्षित वर्ग को उस वर्ष के शक्तिशाली जिसमें भर्तियां हुई साथ नहीं जोड़ा गया ताकि आरक्षण की 50% की सीमा का पालन किया जा सके। संक्षेप में इसने बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। अब बात करते हैं कि 76वें संशोधन अधिनियम 1994 में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 नौवीं सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के साथ स्थापित कर दिया गया। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, अस्पष्टता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत यानी अस्पष्टता को समाप्त करने की व्यवस्था, किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पष्टता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध जो विधि अनुसार दंडनीय है। 1976 में अस्पष्टता अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया। इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। इसमें विस्तार कर दांडिक उपबंध और सख्त नियम बनाए गए। अधिनियम में अस्पष्टता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अस्पष्टता शब्द को ना तो संविधान में ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। हालांकि मैसूर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 17 के मामले में व्यवस्था दी, शाब्दिक और व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है, ठीक है, और इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म और जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता, अतः कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि में इनका बहिष्कार नहीं। अब बात करते हैं जन सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसके तहत 6 माह का कारावास, 500 रुपये का दंड दोनों को शामिल किया गया। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था की गई। ये अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है। देखिए क्या क्या अपराध मानता है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोकना, कहीं पर पूजा करने से रोकना अपराध है, ठीक है। परंपरागत धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पष्टता को न्यायोचित ठहराना गलत है। किसी की दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश करने से रोकना, अस्पष्टता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अस्पष्टता को मानना, किसी व्यक्ति को समान बिक्री सेवाएं देने से रोकना। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 के तहत ये व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा और इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी एक कदम उठाएं। अब बात करते हैं उपाधियों के अंत की, जो आर्टिकल 18 में बताई गई है। तो उपाधियों का अंत करना, इस संबंध में 4 प्रावधान किए गए हैं।
ये निषेध करता है कि राज्य जो है वो सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये बात करता है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि, पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उपयुक्त प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि उपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को आर्टिकल 18 के तहत प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। बात करते हैं 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिकता वैधता को उचित ठहराया, उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। न्यायालय ने कहा कि ये पुस्तक उपाधि नहीं है। आर्टिकल 18 में वर्णित प्रावधानों का इनमें उल्लेख नहीं होता। इस तरह ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई है पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा इन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना 1954 में हुई और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने इनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, 6 अधिकारों की रक्षा। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, संगम सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचरण करने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में घूमने और बस जाने और निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 7 में ये अधिकार बताए गए हैं, लेकिन संपत्ति को खरीदना और अधिग्रहण करना और बेचने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में है। अब ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनियों के शेयर धारक जो होते हैं उनके लिए है, ना कि किसी विदेशी या कानूनी लोग जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। देखिए, राज्य जो है वो इन 6 अधिकारों का अनुच्छेद 19 में उल्लेख आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अब बात करते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो भाई, प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास करने, अभियोग लगाने, मौखिक बोलने, लिखने, छिपे मामलों को स्वतंत्र रखने या मामलों पर स्वतंत्रता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्न चीज़ों में सम्मिलित किया: अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार, सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन व विरोध का अधिकार, हड़ताल का अधिकार नहीं है। राज्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है और ये प्रतिबंध लगाने के आधार पर इस प्रकार है कि भारत की एकता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों की मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि। बात करते हैं शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन, और ये स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। अब ये व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य संगठित होने के अधिकार पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है: भारत की एकता, अखंडता और सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश
किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के लिए रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा है, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान, दंगा भड़काने का खतरा भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है यदि किसी कानूनी प्रक्रिया को अवरोध हो, या कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, या किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, या किसी व्यक्ति पर कानूनी काम के लिए दबाव हो, या सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संगम या संघ बनाने का अधिकार। तो देखिए, सभी नागरिकों को सभा और संघ और सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार है। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन, लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। तो ये न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। और ये संगम या संघ बनाने या उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकारों को भी शामिल करता है, और इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार हैं भारत की एकता, संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता। तो इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार है। देखिए, किसी भी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने, तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानूनों के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। अबाध संचरण की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है, यानी कि घूमने फिरने का अधिकार प्रदान करती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। ये अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक उद्देश्य है, और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, ना कि संकीर्णता को। तो इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के 2 कारण हैं: आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी संस्कृति, भाषा, रिवाज, जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है, ताकि उनका शोषण ना हो सके। उच्चतम न्यायालय ने इसमें यह व्यवस्था दी है कि किसी भी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बम्बई हाई कोर्ट ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध लगाना को वैध बताया है। संचरण की स्वतंत्रता 2 भाग में है: आंतरिक यानी देश के निर्बाध संचरण, और बाहरी यानी देश के बाहर घूमने का अधिकार। तो देश में वापस आने का अधिकार तो आर्टिकल 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है, और दूसरे भाग को आर्टिकल 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यात करता है। निवास का अधिकार, हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है, और ये 2 प्रकार का है। देखिए, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है, इसका मतलब है कहीं भी अस्थायी रूप से रहना। देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार है, इसका मतलब है घर बनाना, स्थायी रूप से बसना। और ये अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों का समाप्त करता है। देखिए, ये राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है, संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता। राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध 2 आधारों पर लगा सकता है: विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हित में। देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोग और प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अपने रिवाज और नियम कानून बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे वेश्या और पेशेवर अपराधी। उपयुक्त प्रावधान में से स्पष्ट है कि निवास का अधिकार, घूमने के अधिकार के कुछ विस्तार किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने, व्यापार शुरू करने का अधिकार है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है, क्योंकि ये जीवन निर्वाह हेतु आय से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी भी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी कर सकता है, और इस प्रकार
जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय और उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों और राज्यों के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं, बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक, हानिकारक औषधियों या विस्फोटक आदि। व्यवसाय, देखिए, राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है। इनके संचरण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। बात करते हैं अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। और इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है, यानी कि इसमें देखिए जो आर्टिकल 20 है वो 3 चीज़ों की बात करता है: एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी एंड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और डबल जियोपार्डी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। और नो इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सबसे पहले कि देखिए कोई पूर्ववत प्रभाव नहीं है। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। देखिए उसे अधिक सख्ती का भागी नहीं होगा। देखिए जो पहले लॉ था और उस समय उसने जो अपराध किया था और उस समय जो कानून था उसके तहत ही उसको सज़ा मिलेगी। आज के कानून के तहत उसको सज़ा नहीं मिलेगी और उससे अधिक सख्ती का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। बात करते हैं दोहरी क्षति। देखिए किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। और तीसरा है स्वयं अभिशंसन नहीं, यानी किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक पूर्व पद प्रभाव कानून वह है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से दंड अध्यारोपित करता है, अर्थात किए गए कृत्यों से ऐसे कृत्यों हेतु दंड को बढ़ाता है। आर्टिकल 20 के पहले प्रावधान के अंतर्गत इस तरह के क्रियान्वयन पर रोक है। हालांकि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानूनों में ही हैं, न कि सामान्य सिविल अधिकार और कर कानूनों में। दूसरे शब्दों में जन उत्तरदायित्व एक कर को पूर्वव्यापी रूप में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्था अपराध, दोष या सजा सुनाए जाने के मौके पर आपराधिक कानून पर प्रभावी रहती है। अंततः सुरक्षा व्यवस्था के तहत बचाव के मामले में एक व्यक्ति की सुरक्षा की मांग के आधार पर नहीं किया जा सकता है। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला सिर्फ एक कानूनी न्यायालय और न्यायिक अधिकरण में ही उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ये विभागीय और प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं हो सकता, चूँकि ये न्यायिक प्रकृति के नहीं हैं। स्वयं अभिशंसन के संबंध में मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्य दोनों में संरक्षण प्राप्त है, हालांकि ये विस्तारित नहीं किया जा सकता। भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादनों पर अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर, रक्त जांच की अनिवार्यता, किसी इकाई की प्रदर्शनी की अनिवार्यता, इसके अलावा इसका विस्तार केवल आपराधिक सुनवाइयों पर ही हो सकता है जो आपराधिक प्रकृति की ना हो। देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रसिद्ध गोपालन मामले में 1950 में सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या है। इसमें व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब ये है कि राज्य प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। इस तरह कानून की वैधता उसकी व्यवस्था पर अकारण ही अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक और निजी स्वतंत्रता से है, लेकिन मेनका मामले में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। न्यायालय ने व्यवस्था दी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध है, बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए इसके विस्तार का आशय एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मनमानी सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को रखा गया। उच्चतम न्यायालय ने
मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्न अधिकारों की घोषणा की। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल और वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरों के करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, विद्युत का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। देखिए आर्टिकल 21 में घोषणा की गई है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार शिक्षा केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, ना कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में है। ये व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। देखिए संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति के तहत उठाया। ये संशोधन के पहले भी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक तत्वों के होने के कारण ये न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता। इसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांत को बदलता है। अब इसे पढ़ा जाता है। राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा। व्यवस्था की कि भारत में किसी भी बच्चे को 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और उसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा और राज्य के विकास का विषय है। इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को बदला, जिसमें घोषणा की गई शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग भी शामिल है। अनुच्छेद 21A के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की कि 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक और समुचित गुणवत्ता वाली पूर्वकालीन प्रारंभिक शिक्षा और ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता है में प्राप्त करने का अधिकार है। ये विधान इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया है कि समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सके। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है, दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई की अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध और दंड में ना कर भविष्य में ऐसी अपराध ना करने की चेतावनी देने जैसा है और इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर ऐतिहासिक होती है। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया कुछ अधिकार उपलब्ध कराता है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, दंड के अधिकारी के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार, दंड अधिकारी द्वारा बिना
अतिरिक्त निरोध दिए, 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। तो देखिए, ये सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति और निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 22 के प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी, विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। ये सुरक्षा नागरिक और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। व्यक्ति को हिरासत 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। निरोध का कारण संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। सार्वजनिक हितों के विरुद्ध उसमें बताना आवश्यक नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। आर्टिकल 22 संसद को भी ये बताने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 महीने से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरुद्ध नहीं किया जाएगा। किसी भी वर्ग या वर्गों के मामले में अधिकतम अवधि के लिए व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी भी विधि के अधीन विरुद्ध किया जा सकेगा। जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। 44वें संविधान अधिनियम में 1978 में निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 से 2 माह कर दिया गया। हालांकि ये व्यवस्था तब भी प्रयोग में नहीं आई जबकि निरोध की मूल अवधि 3 महीने की अब भी जारी है। देखिए, संविधान ने हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद एवं विधानमंडल के बीच विभक्त किया। संसद के पास निवारक निरोध, रक्षा, विदेश मामले एवं भारत की सुरक्षा संबंध में विशेष अधिकार हैं। संसद और विधानमंडल दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा के मामले में आदि हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 को समाप्त हो गए। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जिसे 1978 में निरसित किया। विदेशी मुद्रा संरक्षण व्यसन निवारण अधिनियम 1974। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा 1980। चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980। आतंकवादी विध्वंसक कार्यकलाप अधिनियम 1995 में समाप्त हो गया। और स्वापक और मन प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988। तो बात करते हैं आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान में अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्थाएं हो। अमेरिका में तो है ही नहीं, ब्रिटेन में इन्हें तब दोबारा रखा गया है जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के समय ये व्यवस्था थी। देखिए, एग्जाम्पल के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818, भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939, निवारक निरोध व्यवस्था। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों का भी प्रतिबंध है। इस व्यवस्था में के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय है। यह अधिकार नागरिक गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। किसी भी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ व्यक्ति बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है पुरुष, महिला, बच्चों की वस्तु के सामान खरीद बिक्री, महिलाओं और बच्चों की अनैतिक दुर्व्यापार और इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। देवदासी और इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया है। बेगार का अभिप्राय है बिना पारिश्रमिक के काम कराना। ये एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था है जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान लिए कार्य कराते हैं। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकारों, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। और बलात् श्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। बलात् श्रम में केवल शारीरिक और कानूनी बलात् स्थिति शामिल नहीं है बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों उत्पन्न बाध्यता, न्यूनतम मजदूरी, कम पर काम कराना, सब कुछ शामिल है। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। देखिए, अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। ये राज्य की अनुमति को प्रदान करता है। ये सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य है।
एग्जाम्पल के लिए सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है, लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध। देखिए आर्टिकल 24 किसी फैक्ट्री, किसी खदान या परिसंकट में गतिविधि या निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का निषेध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले या निर्दोष कार्यों के नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948 और खान अधिनियम 1952। तो इस तरीके के बहुत सारे अधिनियम हैं, बीड़ी सिगार है और इसी प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाते हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों के नियोजन करने वाले के द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा करने का प्रावधान किया। इसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण में सुधार के लिए निर्देश दिया। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराध और बालकों के अधिकारों के उल्लंघन एवं शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित किया गया है। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, कारखान, रिजॉर्ट, स्पा, चाय की दुकान के नियोजन पर रोक लगा दी। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। बात करते हैं बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया। इसने मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया। संशोधन अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। पहले ये 18 व्यवसायों 65 प्रक्रियाओं पर लागू था। संशोधन अधिनियम 14 से 18 वर्ष की आयु को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। संशोधन अधिनियम उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है। 6 महीने से 2 वर्ष तक की कैद अथवा 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना, दोहराए जाने पर कैद की अवधि 1 से 3 वर्ष होगी। बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अंतकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान हक है। इसके अंतर्गत अंतकरण की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को अपनाने की आंतरिक स्वतंत्रता, मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास, आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार, आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। बात करते हैं प्रसार का अधिकार। देखिए अपनी धार्मिक आस्थाओं या अन्य को प्रचार प्रसार करना है, अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना है। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, जबकि किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। उपयुक्त प्रावधानों से ये स्पष्ट होता है कि आर्टिकल 25 केवल धार्मिक विश्वास को नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य, मूल अधिकारों के संबंध में अन्य प्रावधानों के अनुसार है और राज्य को इस बात की अनुमति देता है। देखिए धार्मिक आचरण से संबंध किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनिमय निर्बंधन है। देखिए सामाजिक कल्याण, सुधार, सार्वजनिक प्रकार, हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों को अनुभागियों के लिए खोलता है। आर्टिकल 25 में 2 व्याख्याएं की गई हैं। पहला कृपाण धारण करना, लेकर चलना, सिख धर्म को मानना। दूसरा हिंदुओं में सिख, जैन, बौद्ध शामिल हैं। बात करते हैं धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 26 बात करता है कि धार्मिक संप्रदाय और अनुभाग में कुछ अधिकार प्राप्त किए गए हैं, जैसे धार्मिक और मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण का अधिकार, अपने धर्म विषयक कार्यों प्रबंधन का अधिकार, जंगम स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय के अनुभागों को अधिकार।
प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 के तहत ही अनुच्छेद 26 में सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंध अन्य प्रावधानों में नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है, धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। ये व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र के अनुसार आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो, इनका सामान्य संगठन होना चाहिए, इनका विशिष्ट नाम होना चाहिए। उपयुक्त मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है, रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। बात करते हैं धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान या रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। ये व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्म के रख रखाव उन्नति के लिए किया जा सकता है। ये व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इस तरह तीर्थ यात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इसी तरह धार्मिक क्रियाकलापों और उनके कार्य के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। बात करते हैं धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 जो है वो स्वतंत्र राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था और धार्मिक संस्था धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। हालांकि ये व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास नाश के अधीन हुई हो। राज्य से मान्यता प्राप्त राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को किसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा उपासना में भाग लेने के लिए अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अवयस्क के मामले में उनके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करता है। पहला, ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रख रखाव। दूसरा, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है, उनकी स्थापना किसी विन्यास में हो। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों। देखिए, धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि इसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति, स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति। बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। आर्टिकल 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उसमें सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है। दूसरी व्यवस्था नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंध हो। अनुच्छेद 29 बात करता है धार्मिक अल्पसंख्यकों, भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, सामान्यतः ये माना जाता है क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। नागरिकों का एक अनुभाग भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण बादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए, आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक हो चाहे भाषाई हो निम्न अधिकार प्रदान करता है। सबसे पहले सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था या किसी संपत्ति का अनिवार्य अर्जन करने के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति या उसके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्वाध या निराकृत नहीं होंगे। आर्टिकल इस उपबंध में 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम जोड़ा गया है। अधिनियम में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निश्चित कर दिया है। राज्य जो है वो आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। आर्टिकल 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं,
राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान, और ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता और सहायता नहीं लेते लेकिन पहले एवं दूसरे प्रकार के संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, अनुशासन, सफाई व्यवस्था। तीसरे प्रकार के संस्थान प्रशासनिक मामले में स्वतंत्रता परंतु सामान्य कानून जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनियम आदि आवश्यक हैं। सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किए हैं। नंबर पहला, शैक्षिक संस्थानों को स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्न अधिकार शामिल हैं। अपना शासी निकाय चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थापकों का भरोसा हो और वह संस्थान को भली भांति चला सके। शिक्षण कर्मचारियों तथा शिक्षा के कर्मचारियों को नियुक्ति करने, साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार। अपनी पसंद के विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने और सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार। अपनी संपदा परिसंपत्तियों का संस्थान हित में उपयोग करने का अधिकार। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए, ना कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए। अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार का विपरीत भेदभाव नहीं। देखिए, देश का सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान आदि से संबंधित जो सब पर लागू होता है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होता है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण और अबाध नहीं है, ना ही इसके अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल है। शैक्षिक चरित्र मानक एवं अकादमी उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, प्रशासन पर भी नियंत्रित किया जा सकता है अगर उसे कार्य कुशलता एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तो राज्य द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम, नियुक्ति के लिए क्वालिफिकेशन, योग्यता के लिए नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए नियम, कर्मचारियों के शोषण उत्पीड़न को रोकने के लिए नियम, पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा के लिए नियम और कोटि में आते हैं। ऐसे नियम उपनियम किसी भी प्रकार के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में रखने नहीं देते। राज्य द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन, योग्यता, पालन किए जाने की शर्तें, अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान और नियुक्ति युक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता है। राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान प्रकृति एवं चरित्र नहीं बदलता। राज्य की ओर से सहायता राशि के समुचित उपयोग की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 30A में प्रदत्त अधिकारों को बिना शिथिल किए। बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन, शक्तिहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यह व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है, एक अनुच्छेद जिसका बिना संविधान अर्थविहीन है। ये संविधान की आत्मा है, हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं, और इस तरह से संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी रिट में शामिल हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय में सभी प्रकार के निर्देश, आदेश, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करें। देखिए, उच्चतम न्यायालय को जो प्रदत्त शक्तियां हैं उनके विरुद्ध किसी भी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। कोई भी अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। आर्टिकल 226 पहले से निर्धारित करता है कि ये शक्तियां उच्च न्यायालय में निहित हैं। उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवा निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इनको स्थगित कर सकता है, अनुच्छेद 359 के तहत। इस तरह ये स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक गारंटी देने वाला है। इसे प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपील प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। विस्तृत
इसलिए क्योंकि इसकी शक्तियां केवल आदेश निर्देश देने तक सीमित नहीं है, सभी प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ, संक्षेप उपचारों की व्यवस्था। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी, अन्य अधिकारों की नहीं। गैर मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके उपयोग में की अनिवार्य शर्त। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों से संबंधित मामलों में प्रश्न नहीं उठा सकता। अनुच्छेद 32 केवल प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, केवल कार्यपालिका आदेश विधायिकी संविधान का निर्धारण किया जा सके तो इसे किसी मूल अधिकार के सीधे हनन में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक मूल क्षेत्र तो है पर अनन्य नहीं है। इसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र से है और इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों में निर्देश जारी करना, आदेश, रिट जारी करना, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन करना। इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प होता है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है और मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार। और इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो पहले उच्च न्यायालय में ही जाना चाहिए। बात करते हैं रिट एवं प्रकार एवं क्षेत्र। उच्चतम न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय हाईकोर्ट 226 रिट जारी करते हैं। ये बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार पक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्स्योररी प्रोविजन और क्यू वारंटो। बात करते हैं संसद। आर्टिकल 32 किसी अन्य न्यायालय को इन रिटों को जारी करने का अधिकार। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं है। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हाईकोर्ट में ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं। इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। इन्हें राजा द्वारा ही जारी किया जाता है, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। आगे चलकर हाईकोर्ट ने रिट जारी करना प्रारंभ किया है। ये रिट ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार हैं और उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय के अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकते हैं। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अन्य क्षेत्र के राज्य को, या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित है तो वहां के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है। और इस तरह रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय इस क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र में ज़्यादा विस्तृत है। बात करते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है और उच्च न्यायालय ने अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र में क्रियान्वयन को नकार सकता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता और इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक, गारंटी देने वाला बनाया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 32 226 निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के रिटों की बात करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की, इसे लैटिन भाषा में जिसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जो दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है और इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। देखिए, तब न्यायालय अपने मामले की जांच करता है यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है और उसे स्वतंत्र किया जा सकता है तो इस तरह के किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जाता है। बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये रिट तब जारी नहीं की जा सकती है जब हिरासत कानून सम्मत है, कार्रवाई किसी विधानमंडल न्यायालय की अवमानना के तहत हुई है, न्यायालय के द्वारा हिरासत में है और हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई है। बात करते हैं परम आदेश की। इस शब्द का अर्थ है हम आदेश देते हैं
तो यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, जबकि उनसे उनके कार्यों और उनके नकारने के संबंध में पूछा जाता है और किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों और सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परम आदेश रिट जारी नहीं की जा सकती है निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक जब कर्तव्य विवेकानुसार हो तो जरूरी नहीं है कि संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध या भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि न्यायिक क्षमता में कार्यरत है। बात करते हैं प्रतिषेध की। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र के उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परम आदेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता है। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। देखिए, ये प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों और निजी व्यक्ति और निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। बात करते हैं उत्प्रेषण की। ये शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। देखिए, हाईकोर्ट द्वारा अपने सबॉर्डिनेट न्यायालय या अधिकरणों को लंबित मामलों के ट्रांसफर को सीधे या पत्र जारी किया जा सकता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून की खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक हैं, उत्प्रेषण निवारक और सहायक दोनों तरह का है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती थी। देखिए, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं थी। लेकिन हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी की जा सकेगी। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों और निजी व्यक्तियों इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। बात करते हैं क्यो वारंटो अधिकार प्रक्षा। इसका मतलब होता है कि प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। देखिए, न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। ये किसी भी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने को रोकता है। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जाता है जब इसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जाता। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। बात करते हैं सशस्त्र बल और मूल अधिकार की। आर्टिकल 33 जो है वो संसद को यह अधिकार देता है कि जब सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा है तो इस व्यवस्था का उद्देश्य समुचित कार्य करना और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को। और इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी न्यायालय या किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस तरह संसद ने सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, बल अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम को प्रभावी बनाए रखा है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघों और राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस के मुताबिक होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों का प्रदर्शन का अधिकार आदि पर रोक लगाते हैं। सैन्य बलों के सदस्य अभिव्यक्ति का अभिप्राय इसमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाले और दर्जी आदि का कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो ये तालिका है मार्शल लॉ की और आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल की, तो आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत निम्नलिखित संसदीय विधि जहां तक मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट और क्षेत्राधिकारों को प्रवर्तित करती है। बात करते हैं मार्शल लॉ और मूल अधिकार की। देखिए, आर्टिकल 34 जो है वो मूल अधिकारों एवं के तहत प्रतिबंध लगाता है। जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो तो इस संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को, व्यवस्था को बरकरार रखना, पुनर्निर्मित करना, संसद के मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश की वैधता प्रदान करता है। देखिए, संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। बात करते हैं मार्शल लॉ के सिद्धांत की, जो अंग्रेजी कानून से लिया गया है। मार्शल लॉ में संविधान में व्याख्या नहीं दी गई है। इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। किसी भी ऐसी स्थिति का परिचायक जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम और कानूनों के तहत संचालित किया जाता है, और इस तरह जहां साधारण कानून निलंबित हो वहां सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है। ये सैन्य कानून से अलग है।
जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई भी विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इसे आर्टिकल 34 के तहत भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियां जैसे युद्ध, अशांति, दंगे, कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है। इसका न्यायोचित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाई रखी जा सके। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। ये अधिकार प्रतिबंध यहाँ तक कि वे मामलों में नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की है मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। दोनों के बीच विभेद या अंतर को तालिका में दर्शाया गया है और कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव भी है। देखिए 7.3 वाली जो तालिका है उसमें इसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मार्शल लॉ में क्या क्या बोला है, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या बोला है। देखिए पहला ही देख लेते हैं। यहाँ सिर्फ मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, लेकिन यहाँ न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र और राज्य संबंधों को प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण, निकाय शक्तियों को प्रभावित करता है और संसद के कार्यकाल को भी बढ़ा देता है। देखिए भाई अंतर बताया है कि राष्ट्रीय आपात में क्या होता है और मार्शल लॉ जब लागू होता है तो क्या होता है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। बात करते हैं कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। देखिए आर्टिकल 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है और यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं है प्राप्त। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड एवं उनके प्रकार में एकता है। देखिए इस दिशा में अनुच्छेद 35 निम्नलिखित व्यवस्था करता है। संसद के पास तो इस दिशा में आर्टिकल 35 निम्नलिखित व्यवस्था करता है। संसद के पास, विधानमंडल के पास नहीं, निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार, नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था आर्टिकल 16। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करना या उच्चतम या उच्च न्यायालयों को छोड़कर न्यायालयों की सशक्त बनाना आर्टिकल 32। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों के सदस्यों को मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना आर्टिकल 33। किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के अधीन किसी कृत्य के अधीन क्षतिपूर्ति देना अनुच्छेद 34। संसद के पास, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं, मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार इसमें शामिल है। सबसे पहले अस्पष्टता आर्टिकल 17, मानव के दुर्व्यवहार, बलात्श्रम आर्टिकल 23। इसके अतिरिक्त संसद संविधान के लागू होने के बाद उपयुक्त कार्यों के तहत दंड के लिए कानून बनाती है। इस तरह इसे संसद के लिए अनिवार्य किया जाता है वह ऐसे कानून बनाए। उपयुक्त वर्णित मामलों में संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद इसे प्रवर्तित या निश्चित संशोधित नहीं किया जाता। देखिए यह उल्लेखनीय होना चाहिए कि अनुच्छेद 35 संसद के लिए उपयुक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होते यानी राज्य सूची में होते। बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति वास्तव में संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार 1 था। अनुच्छेद 19 1 और 4। अनुच्छेद 31 में वर्णित अनुच्छेद 19 वन 4 प्रत्येक नागरिक की संपत्ति को अधिग्रहण करने और उसको रखने निपटाने की गारंटी देता है, जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो अपनी संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह व्यवस्था है कि बिना विधि सम्मत कानून के कोई भी संपत्ति पर अधिकार नहीं जताएगा। ये राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर 2 शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है। इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इसका हर्जाना उसके मालिक को दिया जाना चाहिए। संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का मूल अधिकार सबसे अधिक विवादग्रस्त रहा। इसके कारण संसद एवं उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इस पर कई सारे संविधान संशोधन हुए। पहला, चौथा, 7वां, 25वां, 39वां, 40वां, 42वां संशोधन शामिल है। इसमें संशोधन के अनुच्छेद 31 का 31 खा 31 सी को जोड़ा गया। समय समय पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को विवादास्पद अधिकार के संबंध में कम किया गया। इसमें से अधिकतर मामले निजी संपत्ति के लिए अनुरोध, उनके अधिग्रहण, उनकी क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में थे। बात करते हैं इस प्रकार 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19 वन 4 अनुच्छेद 31 को निश्चित किया गया। संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 300A में शुरू किया गया।
इसमें व्यवस्था दी गई है कोई व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। यद्यपि ये कोई मूल अधिकार नहीं है, ये संविधान के मूल ढांचे का ही हिस्सा नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह जैसा कि मूल अधिकारों से अलग और निम्नलिखित तरीकों से लागू होता है। इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियम और कम पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, ये कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ नहीं करता। उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 संविधान उपचार के अधिकार जिसमें रिट भी शामिल है। इस तरह यह सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है पर उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता। राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण अनुरोध के मामले में हर जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं। इस तरह संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से समाप्त कर दिया गया है। भाग 3 में अब भी यह व्यवस्था है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हर जाने का अधिकार होगा। इन दो मामलों में भुगतान होगा। देखिए, जब राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 30 की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए, जब राज्य द्वारा उस संपत्ति का अधिग्रहण करें जिस पर व्यक्ति अपनी फसल उगा रहा है, तो भूमि संविधिक निर्धारित सीमा के अंदर अनुच्छेद 31A। देखिए, पहली व्यवस्था को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया, जबकि दूसरी व्यवस्था को 17वें संशोधन अधिनियम 1964 के तहत। तो इस तरह अनुच्छेद 31A, B और C के मूल अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में स्थापित किया गया। मूल अधिकारों के अपवाद। देखिए, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31A विधियों की 5 श्रेणियों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। इन्हें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण और अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संचरण इत्यादि के संबंध में मूल अधिकारों की सुरक्षा द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता। राज्य जो है वो राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और से संबंधित अधिकार, राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना, निगमों का सम्मिश्रण, निगमों के शेयर धारकों निर्देशकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण या समाप्ति, खान पट्टे पुनर्निर्धारण या उनकी समाप्ति। आर्टिकल 31A राज्य को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता। जब इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो तो इसे सहमति प्राप्त हो गई हो, तो ये अनुच्छेद इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य अधिग्रहित ऐसी भूमि का जिसका उपयोग कोई व्यक्ति संविधिक निर्धारित सीमा के अंदर और फसल उत्पादन के लिए कर रहा होगा, तो भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति देगा। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियम एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। इस तरह अनुच्छेद 31B का क्षेत्र 31A से ज़्यादा विस्तृत है। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31A में उल्लेखित 5 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो या नहीं। यद्यपि IR कोलो केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान हो सकती है। न्यायालय ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है। किसी भी विधि को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखकर उसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती। निर्णय दिया है 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 या उसके मूल रूप या मूल विशेषताओं के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। देखिए, 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। बात करते हैं मूलतः 1951 में 9वीं अनुसूची में 13 अधिनियम और विनियमों को रखा गया, लेकिन इस समय 2016 तक इनकी संख्या 282 हो गई है। इनमें राज्य विधानमंडल के अधिनियम और विनियम हैं जो भूमि सुधार से संबंधित हैं। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना संसद के कार्यक्षेत्र के अन्य मामलों में शामिल है। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियां। बात करते हैं 25वें संशोधन अधिनियम 1971 की। इसमें समाहित है 31C। कोई भी कानून जिसमें अनुच्छेद 39B अथवा C है तो विनिर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की मांग की गई है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, समान कानूनी संरक्षण अथवा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति, सभा करने, देश भर में घूमने के संबंध में 6 अधिकारों की रक्षा
प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं होगा। कोई भी विधि जो यह घोषणा करे कि ये नीति को प्रभावी करने हेतु उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, ये नीति को प्रभावी नहीं करता, तो केशवानंद भारती मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद सी में द्वितीय प्रावधान को संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक समीक्षा के आधार पर गैर संवैधानिक बताया। हालांकि अनुच्छेद 31 सी के पहले प्रावधान को संवैधानिक और वैध माना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने अनुच्छेद 31 सी के उपयुक्त पहले प्रावधान के क्षेत्र में न केवल अनुच्छेद 39 बी और सी में बल्कि संविधान के भाग 4 में वर्णित किसी भी निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए किसी भी विधि की अपनी संरक्षा में शामिल विस्तृत किया। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक और अवैध घोषित किया गया। बात करते हैं मूल अधिकारों की आलोचना की, तो देखिए संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों की व्यापक और मिश्रित आलोचनाएं भी हुई हैं। अब भाई इस पर तर्क भी दिए गए हैं, तो देखिए ये बताई गई है कि देखिए व्यापक सीमाएं ये असंख्य हैं, अपवाद हैं, प्रतिबंधों, गुणों, व्याख्याओं के विषय में। इस तरह आलोचकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है तो दूसरी तरफ उन्हें छीन लेता है। जसपत राय कपूर के संबंध में कहते हैं कि मूल अधिकारों के भाग को इस तरह का कहा जाना चाहिए कि मूल अधिकारों की सीमा या मूल अधिकार या उसमें निहित सीमाएं। कोई भी सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं है, देखिए एक सूची व्यापक नहीं है। राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, विश्राम का अधिकार, सुविधा का अधिकार ये तो है, लेकिन ये अधिकार उन्नत लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को प्राप्त हैं। समाजवादी संविधान जैसे रूस, चीन में भी ऐसे अधिकारों की व्यवस्था है। स्पष्टता का अभाव है, बोल रहे हैं कि इनकी व्याख्या अस्पष्ट है, अनिश्चित है, धुंधली है, अभिव्यक्त है, जैसे कि लोक व्यवस्था, अब इसमें क्या है, अल्पसंख्यक इसमें क्या है, उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित, सभी को व्याख्यात नहीं किया गया है। इनको समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह एक आम आदमी को समझने के लिए काफ़ी जटिल है। बात तो सही है। ऐसा आरोप भी लगाया है कि संविधान को वकीलों द्वारा और वकीलों के लिए बनाया गया है। सराइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी है। बात करते हैं स्थायित्व के अभाव की, देखिए एक अलंघनीय और अपरिवर्तनीय नहीं, जैसे कि संसद इनमें कटौती कर सकती है, समाप्त कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए संपत्ति के मूल अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया गया है। संसद में बहुमत वाले राजनीति का एक हथियार है। न्याय क्षेत्र द्वारा बनाया गया है, मूल ढांचे का सिद्धांत है जिसमें मूल अधिकारों में कटौती या उनको समाप्त करने के संसद के अधिकार की सीमाएं निहित हैं। बात करते हैं आपातकाल के दौरान स्थगन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनके क्रियान्वयन का स्थगन। केवल अनुच्छेद 20-21 में इन अधिकारों पर एक और प्रतिबंध है। ये व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को दुर्बल करती है और करोड़ों निर्दोष लोगों के अधिकारों को समाप्त करती है। आलोचकों का कहना है कि मूल अधिकारों को हमेशा रहना चाहिए, चाहे वह आपातकाल हो या सामान्य स्थिति हो। बात करते हैं महंगे उपचार की। न्यायपालिका को इन अधिकारों की रक्षा विधानमंडल की कार्यपालिका द्वारा इस हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीली है। इसमें आलोचक कहते हैं कि भारतीय समाज में अधिकार सुविधा मूलतः धनाढ्य लोगों के लिए ही होती है। निवारक निरोध की बात करें तो आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध का उपबंध अनुच्छेद 22 मूल अधिकारों के मुख्य भावना को इसे दूर करता है और यह राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसको नकारती है। इन आलोचना को न्याय से ठहराती है। भारत का संविधान व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में राज्य के अधिकारों की ज़्यादा व्यवस्था करता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत की तरह संविधान का आंतरिक भाग नहीं बनाया गया। बात करते हैं प्रतिमान दर्शन की। कुछ आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों पर पाठ जिनकी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। सराइवर जेनिंग्स ने कहा है कि मूल अधिकारों को किसी भी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया। आलोचक कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। मूल अधिकारों का महत्व ये है कि उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद निम्नलिखित मामलों में मूल अधिकार महत्वपूर्ण है। ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। ये व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यकता की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं। वे देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं। ये अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। ये भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। ये सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। ये लोगों को राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं।
भाग 3 की बात करते हैं कि भाग 3 के बाहर अधिकार। भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकारों को अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों में अन्य अधिकार वर्णित हैं। इन अधिकारों को संविधान अधिकार, विधिक अधिकार, गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है। विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी कर को अधिरोपित या संग्रहित ना किया जाना। भाग 12 में अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। भाग 13 अनुच्छेद 301 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य, समागम अबाध होना। भाग 13 अनुच्छेद 301 लोकसभा, राज्यों की विधानसभा निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर। भाग 15 अनुच्छेद 326 उपयुक्त अधिकार समान रूप से न्यायोचित। मूलाधिकारों से भिन्न मूलाधिकार का उल्लंघन होने के लिए दुखी व्यक्ति। अनुच्छेद 32 जो कि स्वयं में मूलाधिकार है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय। उपयुक्त अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति इस संवैधानिक उपचार को प्रयुक्त नहीं कर सकता। सामान्य मुकदमों एवं अनुच्छेद 226 और उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार के तहत केवल उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। ये तालिका बनी है, आप इसमें देख सकते हैं, कुछ आर्टिकलों को समझ सकते हैं, उनकी हेडिंग्स को बताया गया है और इस तरह ये संदर्भ सूची भी बताई गई है और आप उस सूची को देख सकते हैं। सो इस चैप्टर का दी एंड हो गया। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था ये। आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और नहीं है कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। देखिए ये जो चैप्टर था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी था एक बार में, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हमारे सभी देश के नागरिकों को और जनरली हर स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि वॉट हमारी क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। सो मैंने उन्हें समझाने का, बताने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया है। आई होप सो दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। सो इस बुक का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।